बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं खुरम गिरदेज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी सच हेल्थ क्लिनिक है और हम लोग लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं। पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स को प्रोग्राम में हम लोग दावत देते हैं ताकि आपकी हेल्थ से रिलेटेड अथेंटिक इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाई जा सके। जो बीमारियों को लेके, बीमारियों के बचाव से मुतालिक या उनके मैनेजमेंट से मुतालिक जो कन्फ्यूजन वैसे जो हमारे माशरे में पाई जाती है, कुछ जो है क्वैकरी की वजह से जो इन्फॉर्मेशन हमारे माशरे में फ्लोट होती है, इन तमाम चीज़ों को एंड करने के लिए और फोकस हमारे प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि हम प्रिवेंशन पे काम कर सकें। हेल्थ अवेयरनेस और एजुकेशन को इतना आम कर दिया जाए ताकि बीमारियाँ हों ही ना, हम लोग बीमारी होने से पहले बीमारी को पकड़ लें। इसमें आपका फ़ायदा है, सफरिंग नहीं होती पेशेंट की, पेशेंट का फाइनेंशियल फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन नहीं होता। बहुत फ़ायदे हैं, पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा इस पे कम काम हो रहा है। लेकिन हम इस प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश करते हैं कि लोगों में अवेयरनेस, एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड बढ़ाई जा सके ताकि वो जान सकें कि जनाब रिस्क फैक्टर्स का लफ्ज़ जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं वो क्या है। रिस्क फैक्टर यानी वो फैक्टर्स, वो अवामिल जो बाइस बनते हैं कि आपको बीमारी हो सके। लाइव आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 0512321200 हमारे स्टूडियो का नंबर है। आपको कोई भी सवाल है कॉल करें और अपना सवाल पूछें। डॉक्टर फ़ारा नाज अंसारी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब आज बात करेंगी, बड़ा अहम मौजू है जिस पे बहुत कम डिस्कशन होती है, लेकिन मेरे ख्याल में इस पर डिस्कशन बहुत पहले होनी चाहिए थी। बूढ़े लोगों की बीमारियों पे बात करेंगे, उनकी कंडीशन पे, उनकी जो सिचुएशन होती है उस पर बात करेंगे। अगर बीमारियां नहीं भी हैं उनका कैसे ख्याल रखना है, उनकी जो ज़ाहिर बात है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे एज गुजरती है आपकी बॉडी जो है उसमें ख़राबियाँ होना शुरू हो जाती हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। ऐसी कंडीशंस में बूढ़े लोगों का कैसे ख्याल रखा जाए और अगर उनको ख़ास बीमारी है उसको कैसे मैनेज किया जा सके, क्योंकि उसकी मैनेजमेंट दूसरे जो एज ग्रुप के लोग हैं उनसे बहुत फ़र्क करती है। साथ साथ हम बात करेंगे जीरियाट्रिक्स की जो फील्ड है मेडिसिन की, ये क्या फील्ड है। बेसिकली जितना मुझे इल्म है ये है कि ये जो ओल्ड एज लोग हैं उनकी बीमारियों को डील करती है। डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि क्या फील्ड है, इसके स्पेशलिस्ट हमारे मुल्क में मौजूद हैं और किस चीज़ को वो लोग डील करते हैं। सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आपको कोई भी सवाल हो आप फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ लाइक करें, फॉलो करें ताकि आप जान सकें कि किस दिन किस डॉक्टर ने किस टॉपिक पे हमारे प्रोग्राम में बात करनी है। चलेंगे हम लोग डॉक्टर साहब की तरफ गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम अर्ज़ करना डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, आपने फिर टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो यही मैं करूंगा कि जो बड़ा मुश्किल सा वर्ड आपने प्रोग्राम के शुरू में बताया है जीरियाट्रिक्स का, ये क्या फील्ड है और क्या चीज़ इंक्लूड है इसमें? जीरियाट्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी। ठीक। जीरियाट्रिक्स और केयर ऑफ एल्डरली, जिसको हम सिंपल अल्फाज में कहते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं पेशेंट जिनकी अबव एज ऑफ 65, उनकी बीमारियां और उनके सोशल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स अगर हम बात करेंगे तो आएंगे। एक उनकी फिजिकल हेल्थ, फिर उनके सोशल इश्यूज विच आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन, एंड देन उसके बाद उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज, बिकॉज अगेन वो भी डिफरेंट होते हैं। तो इट्स अ वेल बीइंग ऑफ 3 फैक्टर्स जिस पे हम देखते हैं। वेरी वेल इस्टेब्लिश्ड स्पेशलिटी है, पूरी दुनिया में वेरी वेल रिकग्नाइज्ड है। पाकिस्तान में हमारे पास जनरल पॉपुलेशन में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, एल्डरली कम है कंपैरेटिवली अगर हम बाकी दुनिया की बात करें। लेकिन क्योंकि अब विद एडवांसमेंट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रेजुअली एंड स्लोली एज जो है वो अब ज़्यादा लोग जो है उनकी जो है वो ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जो है वो अब जीते हैं। इसकी वजह से एल्डरली पॉपुलेशन ग्रेजुअली एंड स्लोली बढ़ जाएगी, क्वालिटी लाइफ बढ़ता जा रहा है सारा कुछ। और दुनिया में कई डेवलप्ड कंट्री हैं जहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन अब उनकी यंग पॉपुलेशन से ज़्यादा होगी। बिल्कुल। तो डेफिनेटली डिजीज़ बर्डन एंड उनकी देखभाल पे जो रिसोर्सेज हैं वो उनको देखना, इन सब के लिए जो स्पेशलिटी है वो जीरियाट्रिक्स या एल्डरली केयर के तौर पर। ज़बरदस्त। आपने सोशल साइकोलॉजिकल का भी जिक्र किया, तो क्या ये इस एज में आके ये चीज़ें इंटरलिंक हो जाती हैं, इफ़ेक्ट है मतलब साइकोलॉजी का जो साइकिक स्टेट है एक बूढ़े शख्स की, उसका सोशियोलॉजी पे या सोशियोलॉजी का उसकी फ़िज़िकल हेल्थ पे?
एक्चुअली हर एज में वैलिड है। अच्छा। क्योंकि WHO की अगर आप हेल्थ की जो डेफिनेशन है ना, उसमें ये तीनों चीज़ें आते हैं। ठीक है। इट्स अ वेल बीइंग ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल health of a person. तो that is the definition of a health actually, जो WHO की definition है। तो तीनों एस्पेक्ट तो आपकी ज़िंदगी में साथ ही चलते हैं। ठीक है। Now at extreme of age, जिसमें बच्चों की हम बात करें या बड़ों की बात करें, तो वहाँ पे social and psychological factors फिजिकल फैक्टर्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं। क्योंकि बच्चों की जैसे आप बात करेंगे तो उनको आपको स्पेशल अटेंशन देनी है, उनको आपने गाइड करना है, उनकी आपने उनको देखना, बाकी चीज़ों से आपने उनको बचाना है। सो दैट इज़ एट दैट एज इज़ इम्पॉर्टेंट। इसी तरह जब एल्डरली जब हो जाते हैं तो ये भी एक वल्नरेबल ग्रुप में आ जाते हैं। जैसे बच्चे वल्नरेबल हैं वैसे ही एल्डरली भी वल्नरेबल ग्रुप में आ जाते हैं। तो अगेन उनके सोशल एंड साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ की बात करें, दैट बिकम्स एन वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको जो है स्पेशल अटेंशन देना आपका फिजिकल हेल्थ के साथ, अगर हम वो दो इश्यूज एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर हेल्थ केयर जो है वो कंप्लीट हम उनको नहीं दे सकते। सही। डॉक्टर फरा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि बच्चों का भी उसी तरह है जैसे बूढ़ों का भी है। लोग जो है वो फ़िलासफ़ी में भी ये बात की जाती है कि जी आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आप फिर अपने चाइल्डहुड की तरफ एक किस्म का जाना शुरू हो जाते हो। तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट बहुत सी चीज़ों को समझना भी कि जी क्या प्रॉब्लम चल रहा है इनके साथ। और फिर डेफिनेटली एक और बड़ा अहम फैक्टर जो हमारे माशरे में हम देखते हैं वो ये कि हेल्थ बूढ़ों की थोड़ी सी इग्नोर भी हो जाती है। बहुत से केसेस में हम लोग ये भी कहते हैं कि जी अब बूढ़े हो गए हैं, अब आपका अगर मसलन गोडों में दर्द हो रहा है तो बस आप जो है वो अल्लाह अल्लाह करें। ये जो कॉन्सेप्ट है और फिर जो जीरियाट्रिक की जो फील्ड है, कैसे ये आपस में इस चीज़ को मसलन हम कोप कर सकेंगे? देखिए, हेल्थ पे काम तो आपको अपनी यंग एज से ही करना शुरू होता है। एज वेल का कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमारे माशरे में इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक। एज वेल मीन्स कि आपने जब आप बूढ़े हो रहे हैं तो आपने इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, आपकी बॉडी ग्रेजुअली एंड स्लोली एज करेगी, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, सिस्टम स्लो डाउन होंगे, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। आपने अपनी हेल्थ की लुक आफ्टर और केयर ऐसे करनी है कि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट प्रोसेस। ठीक है। और उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, उसमें फिजिकल हेल्थ की भी आ जाती है एंड अगेन आपने अपने सोशल एस्पेक्ट से मेंटल हेल्थ, आपने बहुत सी चीज़ों को पहले से सोचना शुरू करना है। दैट्स द फर्स्ट स्टेप आई वुड से। तो ये एक तो ये स्टेप आ जाता है। सेकेंडली आप जब इस एज में पहुंच जाते हैं तो ये जो चीज़ें ये सारी डेफिनेटली इंटरलिंक होती हैं। हम आपने जैसे कहा कि हम काफ़ी बुजुर्गों की सेहत को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि ये तो आपकी एज के साथ का नॉर्मल फिनोमेना है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम हर चीज़ को नॉर्मलाइज करना शुरू कर देंगे और विदाउट लुकिंग इनटू इन अकाउंट के उसके पहले उनकी हेल्थ के साथ क्या क्या हो रहा है, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर सकते हैं। अच्छा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ओवरऑल एक होलिस्टिक पिक्चर को लेके चलें उनकी जब भी हेल्थ के। तो डोंट इग्नोर एनी सिम्टम्स, बल्कि बूढ़ों में मैं कहूँगी कोई नया सिम्टम आता है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द यंग पॉपुलेशन। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जीरियाट्रिक स्पेशलिस्ट मौजूद हैं हमारे मुल्क में, जो बूढ़ों के माहिर आप कह सकें उन्हें? शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ज़रूर हैं। अच्छा। एक तो आपके जीरियाट्रिक के कंसल्टेंट हमारे डॉक्टर शहजाद जो हैं वो मौजूद हैं हॉस्पिटल में, एंड उसके अलावा फैमिली फिजिशियंस जो हैं वो भी उनकी मेन स्पेशलिटी का पार्ट जो होता है वो जीरियाट्रिक के साथ उनका इनकाउंटर होता है, क्योंकि होम हेल्थ में जो है वो आप फैमिली फिजिशियंस जी वो देख रहे होते हैं। सो एक तो दो एस्पेक्ट हैं इसके भी। एक आपका एस्पेक्ट है जो कि हॉस्पिटल के अंदर उनकी केयर है, तो दैट इज़ योर जीरियाट्रिक कंसल्टेंट्स जो कि हॉस्पिटल में उनकी बीमारियों को देख रहे होते हैं। ठीक है। और एक एस्पेक्ट आ जाता है होम हेल्थ का, जहाँ पे आपके फैमिली फिजिशियंस जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है। सो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जो फैमिली हेल्थ केयर सिस्टम है जो बहुत दुनिया में बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक में बड़ा वेल इस्टेब्लिश्ड है, और फैमिली फिजिशियन उसको देख रहे हैं, फैमिली डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं, तो ये कितना आपके ख्याल में इम्पोर्टेंस है इसकी? जैसे आपने खुद अभी जिक्र किया कि फैमिली फिजिशियन जो है इस चीज़ को कवर करेगा, बच्चों की हेल्थ, वुमेन हेल्थ और बूढ़ों की, और मेरे ख्याल में हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है। तो एक सेटअप कितना इम्पोर्टेंस रखता है, और आपको लगता है हमारे मुल्क में ये सेटअप बन पाएगा? बिल्कुल बनना तो चाहिए, और हम लोग इसी कोशिश में, आपके पिछले प्रोग्राम में इस पर सारी काफ़ी डिटेल में हमने इस पर बात की थी। फैमिली फिजिशियन के जैसे मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी हमने काफ़ी इस पर जब बात की तो मैंने आपको बताया था, फैमिली फिजिशियन वो डॉक्टर होता है जिसके लिए
एक पेशेंट डिजीज़ नहीं होता, उसके लिए एक पेशेंट एक ह्यूमन बीइंग है, उसके वो सारी ओवरऑल उसकी हेल्थ की सारे इश्यूज़ को लेकर चलेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो काम होता है वो प्रिवेंटिव मेडिसिन पे है। अच्छा। जिस पे आपकी ये कि एक बंदे की डिज़ीज़ के डेवलप होने से पहले या कोई डिज़ीज़ की कॉम्प्लिकेशन के डेवलप होने से पहले केयर के प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वो लूप में होता है, उसको पता होता है इनकी फैमिली में क्या है क्या नहीं है। हाँ, वो उसको सिर्फ ये नहीं पता होगा कि आपका पेशेंट क्या है, उसको ये पता होगा कि इसके बच्चे, इसके घर पे देखभाल के लिए कितने मुलाजिम, सब कुछ, वो एक पूरी चीज़ का फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ड्राइविंग कर पाता है कि नहीं कर पाता, या अब डिपेंडेंसी उसकी किन किन चीज़ों पे है। सो इट्स एंड दिस सेटअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। सही। डॉक्टर साहब कॉलर है हमारे पास, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी अस्सलाम वालेकुम, अंसर अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? सर मेरी वालदा को पिछले दिनों कोई खांसी का इशू हुआ था। सही। तो उन्हें हमने चेक करवाया, डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी थी। अब खांसी तो उनकी बेहतर है, बट जो है ना वो कल से शिकायत कर रही है कि उन्हें जो है ना जॉइंट्स का सीवियर दर्द फील हो रहा है। तो मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि इसके बारे में हमें कुछ जो है ना आप काइंडली प्रेस्क्राइब कर दें कि कौन सी मेडिसिन लें या उन्हें किस हॉस्पिटल में अब चेक करवाएं। जॉइंट्स, कौन से जॉइंट्स में दर्द हो रहा है? ये वो कह रहे हैं कि एंकल्स में और ये जो हाथ का जॉइंट है ना बाजू के साथ, इसमें दर्द हो रहा है। एज बता दीजिएगा। एज 60 ईयर्स है। अच्छा, और कोई और दूसरी कोई बीमारी खुदा न खास्ता तो नहीं है? डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर? नहीं, हाई ब्लड प्रेशर नहीं, बस थोड़ा सा सांस फूल जाता है। अच्छा, उसमें अब कुछ बेहतर है। सही। बट वो कल से ये शिकायत कर रही है कि उन्हें जॉइंट्स का दर्द है। जॉइंट का दर्द। तो पूछना चाहेंगे आप कुछ? मेडिकेशंस का मैं पूछना चाहूँगी, कोई दवाई तो नहीं लेती हैं आपकी बात? हमने यहाँ लाहौर में गुलाब देवी हॉस्पिटल में चेक करवाया है और डॉक्टर्स ने दवाइयाँ तो लिख दी हैं, अब वो ले रहे हैं लेकिन उससे कोई अफाका नहीं हो रहा, कल से ले रहे हैं। ठीक है, सही। क्या दवाइयाँ ले रहे हैं वो भी अगर बता दें डॉक्टर साहब को तो अच्छा आइडिया हो जाएगा उन्हें। दवाइयाँ एक सेकंड में आपको बताता हूँ। आप फिर कॉल करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल किया। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगी। जी डॉक्टर साहब प्लीज़। अच्छा, इसमें जॉइंट पेन एक्यूट इलनेस के बाद उसमें कई एक्यूट जॉइंट पेन जिसकी हम बात करें, एक होता है क्रॉनिक पेन जिसमें काफ़ी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता जॉइंट में पेन है और वो बढ़ रहा है, तो वो तो नॉर्मली हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस या जॉइंट का वेयर एंड टेयर जिसको हम बोलते हैं वो है। अगर एक्यूट पेन है यानी कि अचानक जो है वो पेन स्टार्ट हुआ, तो उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनको रूल आउट करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो गाउट, इस एज ग्रुप में गाउट बड़ा कॉमन है, उसकी वजह बहुत सी दवाइयाँ हैं जो हम ले रहे होते हैं, तो मेडिकेशन के साइड इफेक्ट के तौर पे भी गाउट, किसी और बीमारी के लिए जो दवाइयाँ ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की जैसे दवाइयाँ जो हैं उनकी वजह से अक्सर गाउट जो है वो फ्लेयर अप हो जाता है। डॉक्टर मजीद बात करेंगे, छोटा सा हमने वक्फा लेने प्रोग्राम में यहाँ पर, और उसके बाद इसमें डिटेल में बात करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर फरहा नाज़ अंसारी की। डॉक्टर साहब जो हैं कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है बूढ़े लोगों का कैसे हम लोग ख्याल रख सकते हैं, उनकी बीमारियों को सही तरीके से कैसे मैनेज करना है, उनकी मुख्तलिफ कंडीशंस जो हैं उसको कैसे पहचानना है, और डॉक्टर साहब ने जो है जीरियाट्रिक की जो फील्ड है उसके बारे में बताया, जो कि जीरियाट्रिक स्पेशलिस्ट जो हैं वो बूढ़ों के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनकी बीमारियों के, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को वो देखते हैं, उनकी सोशल इश्यूज़ जो हैं उसको भी वो कवर करते हैं। तो अगर आप लोगों के घरों में कोई बूढ़े अफराद हैं और उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जीरियाट्रिक स्पेशलिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं ताकि जो है सही तरीके से गाइडेंस दी जा सके। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि फैमिली फिजिशियन जो हैं, फैमिली डॉक्टर, फैमिली फिजिशियन, फैमिली स्पेशलिस्ट के नाम से ये भी इस फील्ड को डील करते हैं। यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फरहा नाज़ अंसारी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है, शिफा इंटरनेशनल में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब से बात हो रही है हमारी, बूढ़े लोगों का कैसे ख्याल रखा जाए, उनकी बीमारियों का कैसे मैनेज किया जाए। जीरियाट्रिक की फील्ड के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया कि जो कि बेसिकली स्पेसिफिकली जो है वो बूढ़ों की
जो ख्याल रखना है, उनकी बीमारियों की मैनेजमेंट है और उस पर काम करती है। और स्पेशलिटी है फैमिली हेल्थ फिजिशियंस के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया कि वो भी स्पेसिफिकली इस फील्ड को डील कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई बूढ़े लोग हैं तो आप लोग या जो फैमिली फिजिशियन हैं उनके पास लेके जाएं या जीरियाट्रिक स्पेशलिस्ट जो हैं उसकी तरफ लेके जाएं, ताकि जो है सही तरीके से उनकी अलामतें, उनकी परेशानियाँ, वो साइकोलॉजिकल हैं, वो सोशल इशू है उनका कोई या फिज़िकल इशू है, उसको जाना पहचाना जा सके। डॉक्टर साहब गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं हम लोग। थोड़ा सा डॉक्टर साहब टाइम हमारे पास कम है, थोड़ा सा गाइड कीजिएगा हमें कि अब हम जिन लोगों के घरों में बूढ़े लोग हैं वो कैसे चीज़ों को मैनेज करें। कोई बीमार है स्पेसिफिकली, ख़ास बीमारी है तो वो कैसे करे, या अगर इन जनरल हम बात करें तो कैसे? अच्छा, क्विकली मैं जनरली बताऊंगी कि बूढ़ों की बीमारियां चंद एक मेन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि डिमेंशिया या मेमोरी लॉस जो है वो बूढ़ों में कॉमन होता है और उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। दैट्स वन। सेकेंडली आर्थराइटिस, जॉइंट्स का प्रॉब्लम, फिज़िकली जो है वो उतने एक्टिव नहीं होते जितने कि यंगर पॉपुलेशन होगी। थर्ड आपकी विजन का प्रॉब्लम, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, ये आपकी जो है बड़ी एज में ज़्यादा कॉमन होता है। हेयरिंग का इशू, डेफिनेटली सुनने में उनको जो है वो प्रॉब्लम और दिक्कत हो सकती है। मेल में स्पेसिफिकली प्रोस्टेट के प्रॉब्लम, इसकी वजह से बार बार उनका वॉशरूम वगैरह जाना जो है वो होता है। फीमेल में ऑस्टियोप्रोसिस। ओवरऑल अगर हम इन सब की बात करें तो बैलेंस काफ़ी हद तक पुअर हो जाता है बिकॉज ऑफ मेडिकेशंस, डिफरेंट इलनेसेस, विजन की वजह से या हेयरिंग की वजह से आपको ओवरऑल बैलेंस जो है वो उसमें प्रॉब्लम होती है पेशेंट्स को। रिस्क ऑफ फॉल उसकी वजह से जो वो ज़्यादा हो जाता है। एक बहुत बड़ा मेडिकल इशू जो हम अपनी पॉपुलेशन में फेस करते हैं, पॉलीफार्मेसी, विच मीन्स कि इतनी मेडिकेशंस हम अपने बुज़ुर्गों को दे देते हैं कि उनके लिए मेडिकेशन की मैनेज करना भी मुश्किल है। और एक मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट से लिए दूसरी और दूसरी के साइड इफ़ेक्ट के लिए तीसरी मेडिकेशन। और बिकॉज हम एक स्पेशलिटी से दूसरी स्पेशलिटी, एक डिज़ीज़ से दूसरी डिज़ीज़ के जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बाज़ दफ़ा फुल पिक्चर नहीं क्लियर हो रही होती है और वो सिर्फ अपने सिम्टम्स सुन के उनकी दवाइयाँ जब हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं उसकी वजह से ये होता है कि एक बूढ़े बंदे की लिस्ट पे बाज़ दफ़ा 10-15 आराम से मेडिकेशन जो हैं वो आपको नज़र आ रही होती हैं। अच्छा, उसमें से कई मेडिकेशन वो फुल ले भी नहीं रहे होते, उनको ये नहीं पता होता कि उनकी मेडिकेशन किस लिए हैं और कौन सी मेडिकेशन को किस तरीके से लेना है, हर मेडिकेशन को लेने का तरीका भी जो है वो। तो पॉलीफार्मेसी एक बहुत बड़ा इशू है, तो उसको देखना जो है ना वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट इनमें बुज़ुर्गों में उनके इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर हम टिप्स पे बात करें कि बुज़ुर्गों को हमने घर पे कैसे मैनेज करना है, तो सबसे पहले तो ये है कि आप उन्हें विज़िट करें, आप उनके साथ टाइम गुजारें। दैट्स व्हाट दे नीड। आप उनके साथ दिन में कुछ घंटे ज़रूर बैठें, बातें करें, उनकी बात सुनें, बिकॉज़ लोनलीनेस एंड डिप्रेशन ये दो बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो कि हमारे बुज़ुर्गों में पाई जाती हैं। ठीक है। डेफिनेटली वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने एक प्राइम एज गुजारी होती है, इंडिपेंडेंस देखी होती है, और उसके बाद जब वो घर पे पूरा दिन अकेले गुजार रहे होते हैं या मुलाजिम के साथ होते हैं, they crave for attention, they crave for your company, and so time is the important thing. तो वो दें उनको। अगर आपको लगता है कि उनकी बहुत ज़्यादा बीमारियां और चीज़ें हैं तो पहले उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें, ठीक है, प्रॉपरली उनको रखें। और उसमें मैं अक्सर एडवाइस करती हूँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि कौन सी चीज़ पहले हुई, दूसरी कौन सी चीज़ बाद में हुई, तीसरी चीज़ कौन सी बात है उसको रखें। ब्लड रिजल्ट्स को अलग से एक सेक्शन में रखें, अगेन उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करें। आप अपने वालिदैन के लिए घर में जो बुजुर्ग हैं, दादा दादी मौजूद हैं, उनके लिए ये ज़रूर जो है वो आप बनाएं। उनकी फ़ाइल के सामने उनकी फेस शीट, इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर उस पर लाजमी लिखे हों। और अगर आपकी उनकी डिजीज़ बताएं तो उनकी डिजीज़ की या लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन जो है वो उनके सामने हो। कोशिश करें कि जब आप डॉक्टर से के पास उनको लेके जा रहे हैं तो उनसे पूछें कि ये दवाई किस लिए दे रहे हैं, इंडिकेशन क्या है इस दवाई की, ज़रा ब्रैकेट्स में वो भी लिख लें तो आपको ज़रा क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि आपके वालिदैन को कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है डोसेट बॉक्स का या मेडिकेशन रिमाइंडर का। उसमें मेडिकेशंस को आप इस तरीके से स्टोर करें कि आप पेशेंट्स जो है वो आराम से दवाइयों को खोल सके, ले सके। बहुत टाइट जार्स में होंगी अगर मेडिकेशंस तो वो उनके लिए मुश्किल होगा। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि बाज़ मेडिकेशंस को हमने रखना भी इस तरीके से होता है कि वो टाइट जार्स में ही रहे। तो वी नीड टू थिंक अबाउट कि उनको वो कैसे अपनी दवाइयों को स्टोर कैसे करें और उनको एक्सेस कैसे करें। सही, किसी सोल्यूशन पे आपको आना है। बिल्कुल। अच्छा, घर पे आई वुड से लेट देम बी इंडिपेंडेंट। हम बहुत
जल्दी ही ना कोशिश करना शुरू करते, आप बैठे रहें, हम कर लेते हैं, आप बैठे रहें, हम आपके लिए ये ले आते हैं, विच इज़ फाइन। हम अपने वालिदैन की, बुजुर्गों की खिदमत करना चाहते हैं, फाइन, लेकिन उनको उठने दें, उनको थोड़ा बहुत बेसिक एक्टिविटी करने दें। अपनी जिसको हम एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, ADL जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट गिव्स एन सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस टू अ पर्सन कि वो उठ के अपने लिए चाय बना सकता है, अपने लिए उठ के खाना गर्म कर सकता है, बिल्कुल बिठाना दें, उसको एक्टिव रहने दें। वो अगर गार्डन में जाना चाहता है उसको जाने दें, कुछ थोड़ा बहुत काम करना चाहता है उसको ज़रूर करने दें। हम अक्सर लोगों कहते हैं बस आप ड्राइव ना करें, बस आप साइड पे बैठ जाएं। 90 की एज तक बाहर के मुल्कों में लोग ड्राइव करते हैं, इफ़ दे आर फाइन, लेट देम ड्राइव, इफ़ दे आर ओके। आप उनके साथ बैठें, ज़रूर नज़र रखें, कोशिश करें कि अगर कोई इस रात के टाइम पे या कैसे जब जा रहे हैं तब उनकी हेल्प करें, तो उनकी हेल्प ज़रूर करें, लेकिन उनसे उनकी इंडिपेंडेंस मत लें। फिर उसके बाद हम घर पे मॉडिफिकेशंस जो उनकी सेहत के मुताबिक है वो ज़रूर देखें, जिसमें डिम लाइट्स नहीं होनी चाहिए घर पे। अच्छा। रात के टाइम पे कोई अच्छी नाइट लाइट ज़रूर होनी चाहिए ताकि जब उठें और वो वॉशरूम जा रहे हैं तो वो गिरे ना। क्लटर कम रखें अपने घर में, चीज़ें खुली रखें आपके जो ताकि उनके चलने का जो रास्ता है वो ज़रा क्लियर रहे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सामान हम जमा कर लेते हैं, या बेड का या स्ट्रक्चर या रूम का इस तरह होता है कि उसके उनको चलने में, रात को उठने में ताकत। आप खुद सोचें उनको बेड से उठने में किस तरह, बेड की हाइट आपने किस तरीके से एडजस्ट करनी है, टॉयलेट सीट की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा करने से उनको उठने बैठने में बहुत आसानी होती है। जहाँ पे रेल्स की ज़रूरत है वहाँ पे रैम्प्स की ज़रूरत है, वहाँ पे वो लगा दें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो उनके लिए हमारे रग्स स्लिपरी ना हो, वो स्लिप कर सकते हैं, उनके जूते किस तरह के हैं, फुटवेयर किस किस्म का, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको घर में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो उनको ज़रूर वो आप देख लें। फिर इसके बाद अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ पे हम आते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उनको फाइनेंशियली जो है वो भूलना शुरू होते हैं, तो बहुत सी चीज़ें उनको अपने फाइनेंसिस की लुक आफ्टर के लिए हेल्प की ज़रूरत होती है। और एट द सेम टाइम मैं फिर वही कहूँगी कि आप उनसे उनकी इंडिपेंडेंस मत लें, बट उनको करने दें। और हम बहुत जल्दी एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको तो नहीं पता वो कैसे ATM यूज़ करेंगे, वो कैसे फ़ोन यूज़ करेंगे, उनको तो ऐप्स यूज़ करनी नहीं आती। इट इज़ जस्ट अ मिथ। मेरी दादी जान थी, मेरे हस्बैंड की बल्कि दादी जान, वो 80s की एज में, उन्होंने 70s में 60s में PhD किया अपनी। 80s की एज में शी वाज लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम पे वो हमसे बात करती थी। वी डिडंट अज्यूम कि वो जो है वो नहीं यूज़ कर सकती। उन्होंने अपने अकाउंट्स बनाए, वो शी वाज एज एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एज वी वर। तो डोंट अज्यूम, लेट देम हैंडल थिंग्स। हमारी थिंकिंग में हमें ये चीज़ आई हुई है जी। तो वो उनको, आप उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में हाँ अलबत्ता ज़रूर बात करें। देन एडवांस डायरेक्टिव, जो कि यहाँ पे बहुत कम कॉन्सेप्ट है लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। लेट देम बी वोकल अबाउट देयर हेल्थ चॉइसेस। उनको बताने दें कि वो अपनी हेल्थ के बारे में क्या फ़ैसले करना चाहते हैं। DNA CPR, यानी कि वो अगर चाह रहे हैं कि उनको वेंटिलेटर पे, अगर वो बीमार होते हैं, वो कभी अपनी विश का इज़हार करते हैं मैंने वेंटिलेटर पे नहीं जाना, तो आप सुने, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप उनकी हेल्थ विशेज़ का ख्याल रखें, उनके फाइनेंशियल का ख्याल रखें। या आपको साथ एडवांस डायरेक्टिव में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी हेल्थ विशेज़ क्या है। उनसे ये इंडिपेंडेंस भी मत छीनें कि आप उनकी हेल्थ के बारे में सारे फैसले करना शुरू हो जाएं। दे हैड अ लाइफ, और उनकी लाइफ को आपको रिस्पेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। आप उनकी बात सुने उस लिहाज से, तो मदद करें, लेकिन इस हद तक नहीं कि उनकी ज़िंदगी जो है वो कंस्ट्रेंड या कंस्ट्रिक्टेड होना शुरू हो जाए। यानी बुढ़ापे से पहले उनको बूढ़ा ना कर दें हम लोग। हमारे यहाँ तो यही होता है ना, बुढ़ापा भी पहुँचा नहीं होता, उनको हम जो है बिठा के जी आप आराम करें फला, वो वैसे ही वो बिल्कुल हर काम से वो बरी हो जाते हैं। तो फिर तो जाहिर बात है वो उनके साइकोलॉजिकली वो ऐसा फील करना शुरू कर देंगे जी हम अब बूढ़े हो गए हैं, अब हमें रेस्ट करना है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू थी, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से आपके साथ हमेशा बात होती है, और हमें आहिस्ते आहिस्ते इन टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करवाने की बहुत अशद ज़रूरत है। नए टॉपिक्स हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, बहुत से लोगों को नहीं इल्म होता, लेकिन वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग दैम, और हम इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि आम लोगों को भी समझ आए, हमें भी समझ आए, इन फील्ड्स का पता चले कि जी ये फील्ड मौजूद हैं हमारे मुल्क में, स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, तो हम क्यों जो है अपने जो ओल्ड एज जो हमारी पॉपुलेशन है उसका सही तरह ख्याल नहीं रख सकते। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर फरहा नाज़ अंसारी की। डॉक्टर साहबा जो हैं कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हैं, और डॉक्टर साहबा ने बात की ओल्ड एज पीपल
जो पॉपुलेशन है उनका कैसे ख्याल रखा जाए, टिप्स भी डॉक्टर साहब ने बताई, साइकोलॉजिकल और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डॉक्टर साहब ने बात की। आई होप कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को मुफीद साबित होगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक और मौजू के साथ, एक और डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देज़ी और डॉक्टर फ़रहान नाज़ अंसारी को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।